जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में पहाड़ और नदियां ही आती हैं, है ना? पर इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये ये तो कुछ ऐसी पहेलियों से भरी है जो वाकई हैरान कर देती हैं। तो चलिए आज भारत के नक्शे पर एक तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए। एक तरफ तो है 250 साल पुराना पक्षियों का एक शांत घर, और दूसरी तरफ एक ऐसा आधुनिक रेलवे जंक्शन जो हीरे की तरह चमकता है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही देश यानी भारत की हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये हमें भारत के बारे में क्या बताती हैं? शायद यही कि यहाँ पुराना और नया दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे भारत के कुछ सबसे अनोखे कोनों से। हमारी पहली मंजिल वो हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाएगी। जरा सोचिए, आज से 250 साल से भी पहले जब दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां हो रही थीं, तब तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव वेदांतंगल पक्षियों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका था। चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, और ये भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी बर्ड सैंक्चुरी है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इस जमीन पर संरक्षण की सोच कितनी पुरानी और गहरी है। अच्छा, अब वहां से चलते हैं देश के एकदम बीचों बीच यानी नागपुर। यहाँ भारतीय रेलवे का एक ऐसा कमाल देखने को मिलता है जिसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ भारत की नसें मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाने वाली रेल लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटती हैं। ये सिर्फ एक क्रॉसिंग नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने वाली इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। तो ये तो हुई इंसानी इंजीनियरिंग की बातें। अब जरा नजर उठाते हैं उन कुदरती ताकतों की तरफ जिन्होंने हजारों लाखों सालों में इस जमीन को गढ़ा है। जी हाँ, बात हो रही है भारत के विशाल पर्वतों की और उनकी गोद से निकलने वाली शक्तिशाली नदियों की। अच्छा, इन पहाड़ों और नदियों की कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उनकी बुनियाद को समझना होगा, और वो बुनियाद है अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कोई आम पत्थर नहीं है, नहीं, इन्हें आप धरती की डायरी कह सकते हैं। सोचे, लाखों सालों तक मिट्टी और रेत की परत दर परत जमती गई और अपने अंदर उस जमाने के जानवरों और पौधों के निशान, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, उन्हें कैद कर लिया। तो आज जब हम इन चट्टानों को देखते हैं ना, तो हम असल में करोड़ों साल पुराने अतीत के पन्ने पलट रहे होते हैं। और इन्हीं पहाड़ों से जन्म होता है भारत की जीवन रेखाओं का, यानी हमारी नदियों का। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। भारत की सारी नदियां एक जैसी नहीं है, इनमें एक बड़ा फर्क है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से साल के 12 महीने पानी से भरी रहती हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। मतलब एक वो जो हमेशा बहती है और दूसरी वो जिसे बारिश का इंतजार रहता है। और अगर इनके पैमाने की बात करें तो ये आंकड़े देखिए, ये हमें एक अंदाजा देते हैं। व्यास नदी जो करीब 470 किलोमीटर लंबी है से लेकर गंगा तक जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो वो धमनियां हैं जिन्होंने सदियों से सभ्यताओं को सींचा है। और इन सब में जैसा कि देख सकते हैं, गंगा का विस्तार सबसे ज्यादा है। अब जाहिर है जहां नदियों की बात होगी वहां पहाड़ों का जिक्र तो आएगा ही। अच्छा, एक सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कंचनजंगा। और ये जवाब गलत भी नहीं है। कंचनजंगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम भारत की सरजमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है केटू, जो महान काराकोरम रेंज में आसमान को छूती है। चलिए अब इन ऊंची ऊंची चोटियों से उतरते हैं और जरा जमीन के अंदर झांककर देखते हैं जहां भारत का असली खजाना छिपा हुआ है, और वो है यहाँ के खनिज। और इस खजाने में ना कुछ चीजें तो बड़ी ही हैरान करने वाली हैं। जैसे कभी किसी ने सोचा है कि हम जो रोज सुबह टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें वो खास चमक कहाँ से आती है? इसका जवाब पूर्वी भारत की जमीन में छिपा है। इसका जवाब है अभ्रक यानी कि माइका, और खास तौर पर रूबी माइका। झारखंड और बिहार की जो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट है वो इसकी पैदावार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अभ्रक के अंदर ये जो शीशे जैसी चमक होती है ना, इसी की वजह से इसे कॉस्मेटिक्स से लेकर टूथपेस्ट तक में इस्तेमाल किया जाता है ना? कमाल की बात।
और कुछ खजाने तो ऐसे हैं जिन्हें नदियां खुद हमारे लिए लाकर जमा कर देती हैं। होता ये है कि जब नदियां पहाड़ों से बहती हैं तो अपने साथ सोना और चांदी जैसे भारी खनिज भी बहाकर ले आती हैं। फिर जैसे जैसे नदी की रफ्तार कम होती है, ये भारी खनिज उसके किनारों पर जमा हो जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं प्लेसिड डिपॉजिट्स। ये एक तरह से प्रकृति की अपनी खदानें हैं। ठीक है, तो जमीन और उसके अंदर के खजानों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस ताकत की जो भारत के सिर्फ मौसम को ही नहीं बल्कि यहाँ के मूड को भी तय करती है। जी, बात हो रही है मॉनसून की और भारत के लंबे चौड़े समुद्री तटों की। देखिए, मॉनसून का आना तो एक जश्न की तरह होता है, लेकिन मानसून का जाना वो एक बड़ा अजीब सा मौसम लेकर आता है। आसमान तो एकदम साफ हो जाता है, पर जमीन में नमी बाकी रहती है, और जब इस नमी पर तेज धूप पड़ती है तो एक बहुत ही चिपचिपी और असहनीय गर्मी पैदा होती है। इसी को हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। पर मौसम का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। जो अक्टूबर हीट उत्तर भारत में लोगों को परेशान करती है, वही असल में दक्षिण भारत के खास हिस्से के लिए सर्दियों में बारिश का तोहफा लेकर आती है। अब सवाल ये है कि भला ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब मिलता है कोरोमंडल तट पर। दरअसल जब मॉनसून लौट रहा होता है तो हवाओं का रुख बदल जाता है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए ढेर सारी नमी उठा लेती हैं और फिर सीधा तमिलनाडु के तट से टकराकर बरस जाती हैं। यही वजह है कि जब देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियां शुरू हो रही होती हैं, तब यहाँ झमाझम बारिश का मौसम होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ एक नंबर, 10 डिग्री। देखने में ये नक्शे पर खींची एक मामूली सी लाइन लगती है, लेकिन इसका भौगोलिक मतलब बहुत बड़ा है। ये है 10 डिग्री चैनल। ये वो अक्षांश रेखा है यानी लैटिट्यूड, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दो अलग अलग द्वीप समूहों के बीच की एक साफ समुद्री सरहद है। तो देखिए, हमने पहाड़ों, नदियों, खनिजों और मौसम की बात कर ली, लेकिन किसी भी जगह के भूगोल का असली मतलब तो तब सामने आता है जब वो वहाँ के जीवन से जुड़ता है, चाहे वो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हों या फिर हम इंसान। एक मिसाल लेते हैं, मध्य प्रदेश का पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक बहुत ही अनोखे जीव का घर है, उड़ने वाली गिलहरी। जी हाँ, फ्लाइंग स्क्विरल। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे भारत का हर एक कोना अपने आप में एक अलग दुनिया समेटे हुए है, जहाँ एक खास तरह के माहौल में ही कुछ खास जीव जंतु पनप सकते हैं। और जीव जंतुओं से बात आती है हम इंसानों पर। एक शब्द है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, जब किसी देश में काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों जैसे बच्चे और बुजुर्ग से ज्यादा हो जाती है, और ये किसी भी देश के विकास के लिए एक सुनहरा मौका होता है। और भारत के पास ये सुनहरा मौका आज हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत की ये डेमोग्राफी ही इसकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है। ये वो मानवीय ऊर्जा है जो इस देश के भौगोलिक संसाधनों को एक उज्जवल भविष्य में बदल सकती है। तो भारत का भूगोल सिर्फ चट्टानों, नदियों और नक्शों का हिसाब किताब नहीं है, इसने इस देश के हजारों साल के अतीत को शक्ल दी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ के विशाल प्राकृतिक संसाधन और करोड़ों युवाओं की बेमिसाल ऊर्जा, ये दोनों मिलकर भारत के भविष्य को एक नई परिभाषा देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका